अंधेरी नगरी चौपट राजा। एक अकबर बीरबल की कहानी। कहानी का आरंभ। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे। बीरबल भी वहीं उपस्थित थे। अचानक बादशाह ने एक विचार प्रकट किया। मैं चाहता हूं कि हमारे साम्राज्य का विस्तार हो और हमें यह जानना चाहिए कि पड़ोसी राज्यों की क्या स्थिति है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह एक अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण विचार है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं एक यात्रा पर निकलकर आसपास के राज्यों की स्थिति का पता लगा सकता हूं। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को अनुमति दे दी और आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए। बीरबल अगले ही दिन यात्रा पर निकल पड़े। अज्ञात नगर की खोज। कई दिनों की यात्रा के बाद बीरबल एक अजीब से नगर में पहुंचे। नगर में चारों ओर अव्यवस्था फैली हुई थी। गलियां संकरी थीं, लोग अजीब वेशभूषा में थे और वहां की अर्थव्यवस्था अत्यंत विचित्र थी। दुकानों पर सब्जियां, फल, कपड़े, सोना चांदी सब एक ही मूल्य पर बिक रहे थे। एक सब्जी वाला टमाटर और सोना दोनों एक ही दाम पर दे रहा था। बीरबल को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक दुकानदार से पूछा, भाई, यहाँ सब वस्तुएं एक ही मूल्य पर क्यों बिकती हैं? दुकानदार ने हंसते हुए कहा, मालिक, यह अंधेरी नगरी है, यहाँ के राजा की विचित्र नीतियां हैं। कोई नियम कानून नहीं, बस राजा का मन जो कहे वही होता है। आज राजा ने फरमान निकाला है कि सब वस्तुएं एक ही दाम पर बिकेंगी, सो हम बेच रहे हैं। बीरबल को यह नगर बहुत ही असामान्य और अव्यवस्थित प्रतीत हुआ। उन्होंने मन में सोचा, इस राज्य को और गहराई से जानना आवश्यक है। चौपट राजा का दरबार। बीरबल ने अपना वेश बदल लिया और सामान्य नागरिक के रूप में राजमहल के निकट गए। उन्होंने दरबानों से कहा कि वे एक व्यापारी हैं और राजा से मिलना चाहते हैं। दरबानों ने बिना किसी पूछताछ के उन्हें भीतर भेज दिया। यह दर्शाता था कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी न के बराबर थी। राजा का दरबार भी अत्यंत विचित्र था। राजा स्वयं ही न्याय करता था, परंतु उसके निर्णय इतने अजीब होते थे कि हर कोई भयभीत रहता था। उसी दिन एक किसान राजा के सामने पेश हुआ। उसने बताया कि उसकी गाय कुएं में गिर गई और मर गई। किसान ने कहा कि कुएं का मालिक दोषी है। राजा ने बिना सोचे समझे कुएं के मालिक को फांसी की सजा सुना दी। तब कुएं का मालिक बोला, जहांपनाह, मैं तो निर्दोष हूं, असली दोषी तो वह बढ़ी है जिसने कुएं के चारों ओर बाड़ नहीं लगाई। राजा ने तुरंत बढ़ी को बुलाया और उसे फांसी की सजा सुनाई। बढ़ी बोला, हुजूर, असली दोषी तो वह लोहार है जिसने मुझे औजार ठीक से नहीं दिए। अब राजा ने लोहार को बुलाया और उसे सजा देने की घोषणा की। बीरबल यह सब देखकर चकित थे। न्याय का ऐसा मजाक उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। राजा का हर निर्णय अव्यवस्थित और तानाशाही वाला था। बीरबल का भेद खुलना और गिरफ्तारी। अगले दिन बीरबल नगर के एक मंदिर में ठहरे हुए थे। वहां उन्होंने कुछ यात्रियों से बातचीत की जो इस नगर की स्थिति से अत्यंत दुखी थे। उन्होंने बताया कि यहां बिना किसी कारण लोगों को फांसी दे दी जाती है। हर निर्णय राजा की सनक पर आधारित होता है। बीरबल ने उन्हें सांत्वना दी और समझाया कि जल्द ही सब ठीक होगा। परंतु किसी ने जाकर राजा को यह सूचना दे दी कि एक बाहरी व्यक्ति लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहा है। राजा ने बीरबल को बंदी बनाने का आदेश दिया। बीरबल को गिरफ्तार कर दरबार में लाया गया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और क्यों हमारे नगर की व्यवस्था पर प्रश्न उठा रहे हो? बीरबल ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं तो एक साधारण व्यापारी हूं। मैंने तो बस अपने विचार व्यक्त किए थे।
यदि यह अपराध है तो मुझे सजा दी जाए। राजा ने एक पल सोचा और कहा, ठीक है, तुम्हें फांसी दी जाएगी। बीरबल की चतुराई। बीरबल को फांसी की सजा सुनाकर कारागार में भेज दिया गया। लेकिन बीरबल की चतुराई ने यहां भी उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने जेलर से कहा, मेरे पास एक रहस्य है। मेरी मृत्यु के बाद यह रहस्य राजा तक पहुंचना चाहिए। जेलर ने जब पूछा कि वह क्या है, तो बीरबल ने कहा, मुझे यह पूर्वज्ञान है कि इस नगर के पहले राजा की मृत्यु के बाद जो भी सबसे बुद्धिमान और नेक व्यक्ति फांसी के फंदे पर चढ़ेगा, वह इस राज्य का अगला राजा बनेगा। जेलर यह सुनकर घबरा गया और तुरंत राजा को जाकर बताया। राजा ने सोचा, अगर यह बात सही हुई तो मुझे राज्य खोना पड़ेगा। उसने बीरबल से पूछा, क्या यह सच है? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ महाराज, यह बहुत ही पुरानी परंपरा है। इस राज्य का भविष्य एक बुद्धिमान व्यक्ति की बलिदान पर निर्भर करता है। यदि आप चाहें तो किसी और को फांसी दें, परंतु राज्य को बड़ा संकट उठाना पड़ सकता है। राजा भ्रमित हो गया। वह स्वार्थी और अहंकारी था, परंतु अपने सिंहासन को भी खोना नहीं चाहता था। कुछ सोचने के बाद उसने घोषणा की, मैं स्वयं फांसी के फंदे पर चढ़ूंगा। राज्य के कल्याण के लिए यह बलिदान आवश्यक है। चौपट राजा का अंत। अगले दिन नगर में उत्सव जैसा माहौल था। राजा स्वयं फांसी पर चढ़ा और अपने जीवन का अंत कर लिया। नगर की जनता पहले तो चौंक गई, परंतु फिर उन्होंने राहत की सांस ली। बीरबल को मुक्त कर दिया गया। तब नगर के वरिष्ठ नागरिकों ने बीरबल से अनुरोध किया कि वे इस नगर का शासन संभालें। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैं एक दूत हूं, कोई शासक नहीं। मैं अपने सम्राट अकबर को यह समाचार देना चाहता हूं। वह निर्णय करेंगे कि इस राज्य के साथ क्या करना उचित होगा। बीरबल की वापसी और अकबर का निर्णय। बीरबल दिल्ली लौटे और पूरी घटना अकबर को सुनाई। उन्होंने बताया कि किस प्रकार की अराजकता और मूर्खता वहां व्याप्त थी और कैसे वहां की जनता पीड़ित थी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, तुमने इस नगर को एक पागल शासक से मुक्त किया है। यह कार्य एक वीर की तरह किया गया है। बादशाह अकबर ने उस नगर को अपने साम्राज्य में मिला लिया और वहां एक योग्य प्रशासक को नियुक्त किया, जो नियम कानून से राज्य का संचालन करता था। नगर में धीरे धीरे शांति और समृद्धि का विकास होने लगा। जनता ने राहत की सांस ली और बीरबल के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हुई। नैतिक शिक्षा। यह कथा यह सिखाती है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने विवेक से किसी भी संकट से बाहर निकल सकता है। अयोग्य शासक केवल राज्य की नहीं, जनता की भी हानि करता है। न्याय तभी सार्थक होता है जब वह तर्क और सच्चाई पर आधारित हो। उपसंहार। अंधेरी नगरी चौपट राजा नामक यह कथा केवल एक मनोरंजक किस्सा नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है। बीरबल की चतुराई और विवेक आज भी हर युग के लिए प्रेरणादायक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे बुद्धिमत्ता और धैर्य से हम सबसे कठिन परिस्थिति को भी अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। कहानी का शीर्षक, बीरबल की न्यायप्रियता। प्रस्तावना। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास का एक बहुमूल्य हिस्सा हैं। ये कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि नैतिकता, न्याय और बुद्धिमानी का अद्भुत समावेश हैं। बीरबल की चतुराई और व्यावहारिक सोच ने न केवल अकबर का दिल जीता, बल्कि हर उस व्यक्ति को प्रभावित किया जो न्याय और नीति में विश्वास रखता है। यह कहानी एक ऐसे प्रसंग पर आधारित है
जब बीरबल ने एक जटिल विवाद को सुलझाकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया और साबित किया कि सच्चा न्याय वही होता है जो तटस्थ, निष्पक्ष और विवेकपूर्ण हो। दरबार में न्याय का प्रश्न। एक दिन बादशाह अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे थे। दरबार में देश विदेश से आए मेहमान, मंत्री, सलाहकार, सैनिक और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कुछ ही क्षणों में दो आदमी दौड़ते हुए दरबार में आए। दोनों परेशान थे और एक दूसरे पर ऊंची आवाज में दोषारोपण कर रहे थे। बादशाह ने गुस्से में कहा, शांति रखो, बताओ क्या समस्या है। उनमें से एक आदमी ने कहा, जहांपना, मेरा नाम धनीराम है। यह जो आदमी मेरे साथ आया है, इसका नाम गरीबदास है। यह मेरी बहुमूल्य अंगूठी चुरा कर ले गया है। मैं इसे वर्षों से जानता हूं, पर अब इसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। दूसरे आदमी गरीबदास ने उत्तर दिया, बादशाह सलामत, यह झूठ बोल रहा है। यह अंगूठी मेरी है। मैंने इसे अपने स्वर्गीय पिता से विरासत में पाई है। यह झूठा व्यक्ति मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है। बादशाह उलझन में पड़ गए। उन्होंने दोनों पक्षों की बातें सुनी, परंतु कोई ठोस प्रमाण किसी के पास नहीं था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब यह मामला तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। इसका निष्पक्ष समाधान तुम ही कर सकते हो। बीरबल की जांच पड़ताल। बीरबल ने मुस्कुराते हुए दोनों व्यक्तियों को देखा और कहा, सबसे पहले अंगूठी मुझे दिखाई जाए। धनीराम ने जेब से एक कीमती हीरे की अंगूठी निकाली और बीरबल को दी। अंगूठी सचमुच बहुत सुंदर और बहुमूल्य थी। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, तुम दोनों ही दावा कर रहे हो कि यह अंगूठी तुम्हारी है, लेकिन क्या कोई पहचान चिन्ह है जो साबित करे कि यह तुम्हारी ही है? दोनों व्यक्ति चुप हो गए। फिर बीरबल ने कहा, ठीक है, मैं इसका परीक्षण करूंगा, लेकिन निर्णय कल सुबह ही होगा। तब तक यह अंगूठी मेरे पास रहेगी। बीरबल ने अंगूठी अपने पास सुरक्षित रख ली और दोनों व्यक्तियों को जाने दिया। बीरबल की योजना। रात को बीरबल ने नगर के सबसे कुशल सुनार को बुलाया और उसे अंगूठी की बनावट, नक्काशी और धातु की विशेषताओं के बारे में पूछताछ की। सुनार ने बताया कि यह अंगूठी बहुत ही पुरानी शैली में बनी है और इस पर एक सूक्ष्म पहचान चिन्ह है जो सामान्य दृष्टि से नहीं दिखाई देता। बीरबल को अब मार्ग स्पष्ट दिखने लगा। अगले दिन का दरबार। अगले दिन जब दरबार लगा तो धनीराम और गरीबदास दोनों फिर उपस्थित हुए। पूरा दरबार इस रोचक निर्णय को सुनने के लिए उत्सुक था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, कल मैंने इस अंगूठी की जांच की और यह पाया कि इसमें एक विशेषता है। अब मैं तुम दोनों से एक एक करके कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। उन्होंने पहले धनीराम से पूछा, धनीराम, इस अंगूठी की बनावट के बारे में कुछ विशेष याद है? जैसे कि इस पर कोई चिन्ह, कोई शब्द, कोई खरोंच आदि? धनीराम ने घबराकर कहा, हाँ, उस पर मेरा नाम खुदा है और एक फूल की आकृति भी बनी है। बीरबल ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए गरीबदास की ओर देखा और वही प्रश्न दोहराया। गरीबदास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बीरबल जी, इस अंगूठी पर मेरे पिता के नाम के पहले अक्षर जीडी खुदे हुए हैं और एक विशेष प्रकार की चिड़िया की आकृति भी बनी है। वह चिड़िया हमारे कुलचिह्न की प्रतीक है। बीरबल ने मुस्कुराकर अंगूठी को निकाला और सबके सामने दिखाया। उस पर जीडी स्पष्ट रूप से उकेरा हुआ था और चिड़िया की सूक्ष्म आकृति भी दिखाई दी। बीरबल बोले, अब न्याय सबके सामने है। यह अंगूठी गरीबदास की है। बादशाह अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, वाह बीरबल,
तुमने फिर एक बार साबित कर दिया कि बुद्धि और विवेक से ही न्याय किया जा सकता है। धनीराम का दंड। अकबर ने गुस्से में धनीराम से कहा, तुमने झूठा आरोप लगाकर दरबार की गरिमा भंग की है। इसके लिए तुम्हें दंड मिलना चाहिए। बीरबल ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, जहांपनाह, चूंकि यह पहली बार है और व्यक्ति अब शर्मिंदा है, इसे केवल एक सार्वजनिक क्षमा याचना करने दीजिए ताकि यह सीख ले। अकबर ने बीरबल की बात मानी और धनीराम से माफी मंगवाई। धनीराम ने सबके सामने गलती मानी और फिर कभी ऐसा न करने की कसम खाई। बीरबल की प्रशंसा। जब दरबार समाप्त हुआ, अकबर ने बीरबल को व्यक्तिगत रूप से बुलाया और कहा, बीरबल, मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई इतने बारीक तरीके से न्याय कर सकता है। तुम केवल चतुर ही नहीं बल्कि न्यायप्रिय और मानवीय भी हो। तुम्हारा स्थान इस दरबार में सर्वोच्च है। बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जहांपनाह, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके जैसे न्यायप्रिय सम्राट की सेवा करने का अवसर मिला। यदि राजा ही निष्पक्ष न हो तो प्रजा कैसे सुखी रह सकती है। प्रसिद्धि की लहर। इस निर्णय के बाद बीरबल की ख्याति और बढ़ गई। नगर में उनकी चतुरता और न्यायप्रियता के किस्से फैलने लगे। कई पड़ोसी राज्यों के दूत यह जानने के लिए आए कि कैसे अकबर के दरबार में बिना किसी हिंसा या कठोर दंड के न्याय किया जाता है। यह घटना भारत में एक मिसाल बन गई, एक ऐसी मिसाल जिसमें सत्ता के सामने सच्चाई, विवेक और मानवीयता की विजय हुई। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण जीवन पाठ देती है। एक, न्याय की नींव प्रमाण और विवेक पर आधारित होनी चाहिए, न कि भावनाओं और झूठे आरोपों पर। 2, चतुराई केवल चालाकी नहीं होती बल्कि जब वह मानवता से जुड़ती है तब वह सच्ची बुद्धिमानी बनती है। 3, सत्य की हमेशा विजय होती है, चाहे झूठ कितना ही शोर मचाए। 4, एक सच्चा राजा वही है जो अपने दरबार में न्याय को सर्वोच्च स्थान दे। उपसंहार। बीरबल की यह कहानी समय की सीमाओं से परे है। यह केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग नहीं बल्कि वर्तमान समाज के लिए भी एक गहरा संदेश है। जब हम किसी विवाद या असमंजस की स्थिति में होते हैं तो हमें भी बीरबल की तरह संयम, विवेक और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जहां भावनाएं और पक्षपात न्याय को अंधा कर देते हैं, वहीं बुद्धिमत्ता और सच्चाई उसे उजाले की ओर ले जाती है। कहानी का शीर्षक, बीरबल की चुनौती, सच्चाई की परीक्षा। दरबार में अजीब विवाद। एक सुबह अकबर का दरबार लगा हुआ था। मंत्रीगण, सेनापति, विदेशी दूत और अन्य अधिकारी दरबार की कार्यवाही में शामिल थे। तभी 2 व्यक्ति दरबार में आए। उनके चेहरे पर चिंता और क्रोध साफ झलक रहा था। उन्होंने बादशाह अकबर को सलाम किया और एक साथ बोल पड़े, जहांपनाह, हमें न्याय चाहिए। बादशाह ने हाथ उठाकर उन्हें शांत किया और कहा, बताओ क्या मामला है। पहले व्यक्ति ने कहा, हुजूर, मेरा नाम मदन है और यह व्यक्ति गोपाल है। मैंने इसे पिछले सप्ताह 1000 स्वर्ण मुद्राएं उधार दी थीं और वचन लिया था कि यह 3 दिन में लौटा देगा। लेकिन अब यह मना कर रहा है कि मैंने इसे कोई पैसे दिए ही नहीं। गोपाल ने फौरन कहा, बादशाह सलामत, यह सरासर झूठ है। मैं इसे जानता तो हूं, लेकिन इसने मुझे कोई स्वर्ण मुद्राएं नहीं दी। यह मुझे फंसाना चाहता है। अकबर असमंजस में पड़ गए। कोई लिखित प्रमाण या गवाह नहीं था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस मामले की तह तक जाकर सच्चाई का पता लगाना चाहता हूं। बादशाह ने सहमति दी। बीरबल ने दोनों पक्षों को ध्यान से देखा और कहा, मैं इस मामले की जांच करूंगा।
निर्णय कल सुबह दरबार में सुनाया जाएगा। बीरबल की गुप्त योजना। रात को बीरबल ने मदन को बुलाया और उससे पूछा, तुमने स्वर्ण मुद्राएं उसे कहाँ दी थीं? मदन ने कहा, सर, मेरे घर के पिछवाड़े वाले बगीचे में। बीरबल ने फिर पूछा, क्या उस समय और कोई वहां था? मदन ने कहा, नहीं, सिर्फ मैं और गोपाल थे। बीरबल थोड़ी देर सोच में डूबा रहा, फिर उसने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ। पर एक काम करना, कल सुबह दरबार में आने से पहले बगीचे में जाकर उस पेड़ को कहना कि बीरबल तुम्हें बुला रहा है। मदन चौंक गया। जी, वह हैरानी से बोला। बीरबल ने गंभीरता से कहा, हाँ, जाकर पेड़ से कहना कि बीरबल तुम्हें बुला रहा है। देखो मत, बस जैसा कहा है वैसा करना। मदन उलझन में था, लेकिन बीरबल की बात मानकर चला गया। अगली सुबह का दरबार। अगली सुबह दरबार में फिर वही दोनों व्यक्ति आए। सबकी निगाहें बीरबल पर टिकी थीं। बीरबल ने सबसे पहले पूछा, मदन, क्या तुमने पेड़ से जाकर कहा कि बीरबल तुम्हें बुला रहा है? मदन ने कहा, हाँ, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। बीरबल ने सिर हिलाया और फिर गोपाल की ओर देखा। बोले, तो गोपाल, जब मदन पेड़ से बात करने गया तब वह घर पर कितना समय रुका? गोपाल अचानक चौंक गया। उसने कहा, लगभग आधा घंटे। मेरा मतलब? मैं कैसे जान सकता हूं? मैं तो वहां था ही नहीं। बीरबल मुस्कराए। तुम खुद ही फंस गए, गोपाल। यदि तुम वहां नहीं थे तो यह कैसे जानते हो कि मदन कितनी देर वहां रुका? पूरा दरबार चौंक गया। गोपाल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सिर झुका लिया और बोला, माफ कीजिए, मैं झूठ बोल रहा था। सच में मदन ने मुझे स्वर्ण मुद्राएं उधार दी थीं। मैं उसे लौटाना नहीं चाहता था, इसलिए झूठ बोला। अकबर क्रोधित हो उठे, लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, गोपाल की गलती है, परंतु उसने सच स्वीकार कर लिया है। मैं सुझाव दूंगा कि वह मदन को उसके पैसे वापस करे और दंडस्वरूप कुछ दिन नगर की सेवा में श्रम करे। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। अकबर की परीक्षा। कुछ दिन बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम सच में मानते हो कि हर व्यक्ति में अच्छाई होती है? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ जहांपनाह, मैं मानता हूं कि प्रत्येक मनुष्य में अच्छाई होती है, बस उसे पहचानने और जगाने की आवश्यकता होती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। अगले 7 दिनों में तुम मुझे 3 ऐसे लोगों से मिलवाओ जो समाज के सबसे बुरे माने जाते हैं, लेकिन जिनमें अच्छाई छिपी हो। बीरबल ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। पहला दिन, चोर की अच्छाई। बीरबल पहले दिन नगर के सबसे कुख्यात चोर को पकड़ लाया। दरबार में सभी दंग थे कि बीरबल क्या करने जा रहे हैं। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह तो एक चोर है, इसमें अच्छाई कैसे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसने अपने अपराधों के लिए कभी किसी निर्दोष को नहीं फंसाया। इसके परिवार में माँ और छोटे भाई बहन हैं, जिनका पालन पोषण यह चोरी करके करता है। इसका मार्ग गलत है, लेकिन इसका उद्देश्य अपने परिवार को भूख से बचाना है। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, तुम सही हो। इसका मार्ग बदलने की आवश्यकता है, लेकिन इसका उद्देश्य इंसानियत भरा है। दूसरा दिन, डाकू का हृदय। दूसरे दिन बीरबल एक डाकू को लाया, जिसने कई बार जंगल में यात्रियों को लूटा था। अकबर को आश्चर्य हुआ, अब यह? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह डाकू एक बार एक घायल यात्री को देखकर उसे अपने ठिकाने पर ले गया और उसकी देखभाल की। उसने उस यात्री को न केवल बचाया, बल्कि उसकी संपत्ति भी लौटा दी। उसने कहा था कि उसे सिर्फ अमीरों से ही लेना है,
गरीबों को वह कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। अकबर ने फिर स्वीकार किया कि बीरबल की दृष्टि कितनी गहराई से देखती है। तीसरा दिन व्यभिचारी में सुधार की चाह। तीसरे दिन बीरबल एक व्यभिचारी व्यक्ति को लाया जो मदिरा और बुरे कर्मों में लिप्त था। अकबर को अब क्रोध आने लगा था, लेकिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति कुछ माह पहले एक मंदिर में गया और वहां एक वृद्ध पुजारी की सेवा की। उसने अपने अपराधों पर पश्चाताप किया और अब वह सुधार के लिए प्रयत्नशील है। यह अभी पूरी तरह अच्छा नहीं बना है, लेकिन इसमें अच्छाई के बीज अवश्य हैं। अकबर ने गहराई से सोचा और कहा, बीरबल, तुमने फिर मुझे गलत साबित किया। सच में हर व्यक्ति में अच्छाई होती है, हमें बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। अंतिम प्रसंग, बीरबल की विदाई का नाटक। एक बार कुछ दरबारियों ने बीरबल से ईर्ष्या में आकर अकबर के कान भरे कि बीरबल अब अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। अकबर थोड़े समय के लिए भ्रमित हो गए और उन्होंने बीरबल को दरबार से कुछ समय के लिए दूर रहने को कहा। बीरबल बिना कुछ कहे विदा हो गया, परंतु जाते समय उसने अकबर को एक चिट्ठी दी। जहां पनाह, मैं जा रहा हूं, लेकिन जब कभी आपको 3 सबसे मूर्ख व्यक्ति मिल जाए तो मुझे बुला लीजिए, मैं लौट आऊंगा। कई माह बीत गए। एक दिन अकबर ने देखा कि एक आदमी ऊंट पर बैठा है और नीचे से दूसरा आदमी उसे खींच रहा है। पूछने पर मालूम हुआ कि ऊंट वाला अपने ऊंट को खो बैठा था और नीचे वाला कह रहा था कि ऊंट की रस्सी उसके हाथ में थी, इसलिए अब ऊंट उसका है। ऊंट वाला सहमत था। अकबर ने सोचा, यह तो दोनों ही मूर्ख हैं। तीसरे मूर्ख की तलाश में जब उन्होंने खुद को देखा तो हंस पड़े। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हम अनेक नैतिक शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं। एक, बुद्धिमानी केवल चालाकी नहीं, बल्कि सच्चाई और करुणा से जुड़ी होती है। 2, हर व्यक्ति में अच्छाई होती है, केवल देखने और पहचानने का नजरिया चाहिए। 3, कभी भी बिना प्रमाण के किसी पर विश्वास या आरोप नहीं लगाना चाहिए। 4, सच्चा नेता वही होता है जो गलती स्वीकार कर सके और अपने प्रिय को भी गलत होने पर परख सके। उपसंहार। अकबर और बीरबल की यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि सत्य, बुद्धि और करुणा से हर कठिन परिस्थिति को सुलझाया जा सकता है। बीरबल का चरित्र केवल ऐतिहासिक नहीं, बल्कि आज भी हर न्यायप्रिय और विवेकी व्यक्ति के लिए आदर्श है। कहानी का शीर्षक, न्याय का तराजू, बीरबल की सबसे कठिन परीक्षा। प्रस्तावना। बादशाह अकबर का दरबार भारतीय इतिहास का एक ऐसा मंच रहा है जहां बुद्धिमत्ता, न्याय और चतुराई की प्रतिस्पर्धा होती थी। उस दरबार का सबसे चमकता सितारा था बीरबल, एक ऐसा दरबारी जो अपनी गहरी समझ, हास्यबोध और नैतिकता से हर कठिन परिस्थिति को सरल बना देता था। यह कहानी उसी बीरबल की है जिसने एक ऐसे मामले को सुलझाया जिसे सबने असंभव मान लिया था। प्रारंभ, अनोखा विवाद। एक दिन दरबार में 2 साधारण किसान हरनाम और जीवन अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। दोनों का चेहरा तनावग्रस्त था। दरबार में जैसे ही उनकी बारी आई, उन्होंने बादशाह को सलाम किया और बोले, हरनाम, जहांपनाह, यह जीवन मेरा बचपन का मित्र था, लेकिन अब इसने मेरी सबसे कीमती वस्तु, मेरी गाय, हड़प ली है। जीवन, नहीं हुजूर, यह गाय मेरी है। मैंने इसे 4 साल पहले अपने ही हाथों से पाला है। यह मुझे झूठे आरोप में फंसाना चाहता है। बादशाह ने पूछा, क्या कोई दस्तावेज या गवाह है? दोनों ने एक साथ उत्तर दिया, नहीं हुजूर। यह मामला गांव में ही सीमित था, कोई गवाह नहीं। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। अकबर, बीरबल, इस मामले को तुम सुलझाओ।
बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं इस विवाद का हल निकालूंगा। बीरबल की पहली चाल, गुप्त जांच। बीरबल ने अगले दिन दोनों किसानों के गांव का दौरा किया, लेकिन वह किसी को कुछ बताए बिना वहां के एक वृद्ध पुजारी से मिला। उन्होंने गांव के पुराने रिकॉर्ड, चरवाहों से बातचीत और आसपास की कहानियां सुनी। गांव के कुछ लोग बोले, गाय तो जीवन के पास थी, लेकिन हम सबने उसे कई बार हरनाम के खेत के पास भी देखा है। गाय को हरनाम की आवाज पर विशेष प्रतिक्रिया होती है। जब वह बुलाता है तो वह दौड़ती हुई चली आती है। यह एक संकेत था। बीरबल ने गांव में ही एक योजना बनाई। गाय की परीक्षा। अगले दिन बीरबल ने दोनों किसानों को दरबार बुलवाया और कहा, हमने तय किया है कि गाय खुद बताएगी कि उसका असली मालिक कौन है। पूरे दरबार में हलचल मच गई। अकबर हंसते हुए, बीरबल, क्या अब जानवर भी बोलने लगे हैं? बीरबल, हुजूर, बोले भले न, पर उनकी प्रतिक्रियाएं बहुत कुछ कह जाती हैं। बीरबल ने आदेश दिया कि गाय को दरबार में लाया जाए। गाय लाई गई, सुंदर, हृष्टपुष्ट और शांत। बीरबल ने दोनों किसानों को एक एक कर गाय को बुलाने को कहा। पहले जीवन ने पुकारा, गाय ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर हरनाम ने पुकारा, गाय ने कान खड़े किए, पूंछ हिलाई और उसकी ओर चल पड़ी। पूरा दरबार आश्चर्यचकित था। बीरबल, हुजूर, गाय ने खुद बता दिया कि उसका असली मालिक कौन है। अकबर, अद्भुत, बीरबल, तुमने फिर अपनी बुद्धिमत्ता से सच्चाई को उजागर किया। बादशाह ने हरनाम को गाय सौंप दी और जीवन को चेतावनी दी कि यदि वह दोबारा झूठ बोलेगा तो कठोर दंड मिलेगा। दूसरी चुनौती, धोखेबाज व्यापारी। कुछ ही सप्ताह बाद एक और जटिल मामला दरबार में पहुंचा। इस बार एक प्रसिद्ध व्यापारी, नाम था सेठ रामदास, दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मैंने 5 महीने पहले अपने एक नौकर को 100 स्वर्ण मुद्राएं व्यापार के लिए दी थीं। वह उन्हें लेकर भाग गया। अब वह वापस आया है और कहता है कि उसने पैसे लौटाए थे। नौकर, नाम था किशन, ने अकबर को सलाम किया और बोला, हुजूर, यह झूठ बोल रहा है। मैंने अपने मालिक को 3 महीने पहले ही सारे पैसे लौटा दिए थे, पर कोई रसीद नहीं ली। सेठ की प्रतिष्ठा इतनी थी कि दरबार के अधिकांश लोग किशन को झूठा समझने लगे। लेकिन बीरबल शांत थे। बीरबल, क्या उस समय सेठ जी ने इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज कराई थी? सेठ थोड़ा झिझकते हुए बोला, नहीं, मैंने सोचा शायद वह लौट आएगा। बीरबल ने फिर पूछा, जब किशन लौट आया तो आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं दी? सेठ अब चुप था। बीरबल ने दरबारियों को देखते हुए कहा, मैं इस विवाद को हल करने के लिए एक प्रयोग करूंगा। बीरबल का प्रयोग, न्याय का तराजू। बीरबल ने एक बड़ी तराजू मंगवाई और कहा, हम इसमें सच्चाई को तौलेंगे। दोनों पक्ष एक एक वस्तु तराजू में रखेंगे, जो भारी होगा वही सत्य का पक्ष होगा। लोग हंसने लगे। यह अजीब प्रयोग था। किशन ने एक पत्थर रखा, सामान्य सा। सेठ ने अपनी अंगूठी रख दी, भारी और सोने की। तराजू झुकी सेठ की ओर। लोग बोले, लो, साबित हो गया, सेठ सही है। बीरबल मुस्कराए और बोले, ठहरिए, मैंने यह नहीं कहा था कि तराजू ही निर्णय देगा, बल्कि वह तो आपकी मनोवृत्ति को दर्शाएगा। उस सेठ ने जो रखा वह मूल्यवान था, पर सत्य का भार आत्मा पर होता है, वस्तुओं पर नहीं। बीरबल ने तब गुप्त रूप से किशन और सेठ की मुलाकात का एक चश्मदीद गवाह, सेठ के पुराने मुनीम को दरबार में बुलाया। मुनीम ने कहा, हुजूर, 3 महीने पहले किशन ने सेठ को स्वर्ण मुद्राएं लौटाई थीं।
मैं स्वयं उपस्थित था। अब सच्चाई स्पष्ट हो गई। अकबर, बीरबल, तुमने तराजू की आड़ में इस झूठ को कैसे पकड़ा? बीरबल, जहांपनाह, सत्य को देखने के लिए कभी कभी लोगों के हाव भाव और अनावश्यक महत्वाकांक्षा को देखना होता है। सेठ जैसे व्यक्ति को आत्मगौरव अधिक था, सत्य कम। सेठ को दंड मिला और किशन को न्याय। तीसरा प्रकरण, मंत्रियों की साजिश। दरबार के कुछ मंत्री बीरबल से ईर्ष्या रखते थे। वे हर बार बीरबल को नीचा दिखाने की योजना बनाते। एक दिन उन्होंने एक विदेशी दूत से मिलकर बीरबल को शर्मिंदा करने की योजना बनाई। दूत ने दरबार में एक चुनौती रखी। मुझे ऐसा व्यक्ति दिखाइए जो न अंधा है, न देख सकता है, न बहरा है, न सुन सकता है, न गूंगा है, न बोल सकता है। सब मंत्री चुप। अकबर भी उलझन में। बीरबल उठे और बोले, मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूं। मैं कल इस व्यक्ति को दरबार में लाऊंगा। बीरबल का समाधान, प्रतीकात्मक बुद्धि। अगले दिन बीरबल एक साधारण किसान को लेकर आए। उसके पास एक कंबल था, एक डंडा और एक छोटा रुमाल। बीरबल बोले, यह व्यक्ति देख सकता है, लेकिन जब जरूरत हो तभी देखता है, इसलिए अंधा नहीं, परंतु देखने में संयमी है। यह सुन सकता है, लेकिन केवल सार्थक बातें, इसलिए बहरा नहीं, लेकिन व्यर्थ नहीं सुनता। यह बोल सकता है, पर तभी जब मौन काम न चले, इसलिए गूंगा नहीं, लेकिन मितभाषी है। दूत मुस्कराया, अकबर ताली बजा उठे। बीरबल, तुम्हारी बातों में गहराई है। तुमने साबित किया कि समझ केवल ज्ञान में नहीं, दृष्टिकोण में होती है। उपसंहार। इस कहानी से हम कई बातें सीख सकते हैं। एक, बुद्धिमत्ता और नैतिकता साथ हो तो कोई भी सत्य छुप नहीं सकता। दो, झूठ चाहे कितना भी सज-धज कर आए, एक ईमानदार दृष्टि उसे पहचान ही लेती है। तीन, सच्चा न्याय केवल कानूनी नहीं, भावनात्मक और नैतिक भी होता है। चार, ईर्ष्या से प्रेरित योजना अंततः स्वयं को ही नष्ट करती है। पांच, बीरबल जैसा विवेकशील व्यक्ति आज के समाज के लिए भी आदर्श है। कहानी का शीर्षक, शब्दों का मूल्य, बीरबल की सबसे अनोखी सजा। प्रस्तावना। अकबर के नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध बीरबल केवल एक दरबारी नहीं बल्कि पूरे राज्य की आत्मा बन चुके थे। उनकी बातों में हास्य था, व्यंग्य था और गहराई थी। जहां हर कोई तलवार या शक्ति से समस्याओं को सुलझाना चाहता था, वहीं बीरबल अपनी समझ, तर्क और संवेदनशीलता से हल निकालते थे। यह कहानी एक ऐसे मुकदमे की है जहां बीरबल को पहली बार अपनी सीमाओं का एहसास हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने शब्दों से ही सच्चाई और न्याय की जीत सुनिश्चित की। अध्याय 1, राजमहल में हलचल। एक दिन जब अकबर दरबार में आए, उन्होंने देखा कि आमतौर पर चहल पहल वाला दरबार असामान्य रूप से शांत है। मुस्कानें नदारद थीं और दरबारियों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। अकबर चौंककर, आज यह सन्नाटा कैसा? क्या कोई अनहोनी हुई है? मुख्यमंत्री ने झुककर कहा, जहांपनाह, कल रात बादलपुर गांव के एक प्रतिष्ठित जमींदार की हत्या हो गई है। हत्यारा पकड़ा गया है, पर वह सजा देने से पहले आपसे एक मांग कर रहा है। मांग? अकबर ने भौहें चढ़ाई, कैसी मांग? हुजूर, वह कहता है कि वह सजा तभी स्वीकार करेगा जब बीरबल खुद उसे दोषी ठहराए। अब सबकी नजर बीरबल पर जा टिकी। अध्याय 2, रहस्यमय हत्यारा। हत्यारा एक वृद्ध व्यक्ति था, नाम धरणीधर। उम्र करीब 60 वर्ष, आंखों में गहराई, लेकिन चेहरे पर पश्चाताप नहीं। अकबर, तुमने हत्या की? धरणीधर शांति से, हाँ जहांपना। लेकिन अगर मुझे कोई दोषी ठहरा सकता है तो वो केवल बीरबल हैं।
क्योंकि बाकी सब मुझे केवल हत्यारा समझेंगे, पर बीरबल मेरा पक्ष भी समझेंगे। बीरबल ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोले, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा पक्ष लूंगा? नहीं बीरबल साहब, धरणीधर बोला, आप केवल न्याय करोगे। अकबर ने आदेश दिया, तो बीरबल, अब यह मुकदमा तुम्हारे हवाले। अध्याय 3 सच्चाई की परतें। बीरबल ने 2 दिन गांव में बिताए। उन्होंने मृतक के परिवार से बात की, पड़ोसियों से पूछताछ की और सबसे आखिर में धरणीधर के घर गए। वहां उन्हें पुरानी किताबें, कविताओं की डायरी और एक तस्वीर मिली मृतक और धरणीधर की साथ की। बीरबल ने लौटकर दरबार में रिपोर्ट दी। जहांपनाह, मृतक और आरोपी बचपन के मित्र थे, लेकिन पिछले 5 वर्षों में उनमें मतभेद बढ़ते गए। जमीन का एक टुकड़ा विवाद का कारण बना। अकबर, यह तो हत्या का स्पष्ट कारण हुआ। हाँ, लेकिन बीरबल रुके। मामला उतना सरल नहीं है। मृतक हरिराम ने धरणीधर की बेटी को बदनाम करने की योजना बनाई थी। उसकी एक चिट्ठी मैंने एक गुप्त संदूक में पाई है। बीरबल ने चिट्ठी पेश की, जो उसने छिपाई थी। वह हरिराम की हस्तलिपि में थी, जिसमें वह धरणीधर की बेटी को झूठे आरोप में फंसाने की साजिश लिख रहा था। दरबार सन्न रह गया। अध्याय 4 न्याय या अपराध। अब मामला बदल चुका था। एक तरफ हत्या थी, दूसरी ओर एक पिता की बेटी को बचाने की विवशता। अकबर उलझन में थे। अकबर, बीरबल, अब यह निर्णय और कठिन हो गया है। क्या हम हत्या को जायज ठहरा सकते हैं? बीरबल, जहांपनाह, अगर हम भावनाओं को देखें तो धरणीधर दोषी नहीं है। लेकिन अगर हम कानून देखें तो हत्या अपराध है। तो क्या समाधान है? अकबर ने पूछा। बीरबल कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, मैं एक प्रस्ताव रखता हूं। धरणीधर को शारीरिक सजा न दी जाए, लेकिन उसे कुछ ऐसा करने को कहा जाए जो उसकी आत्मा को शांत करे और समाज को भी सीख मिले। क्या? उसे 1 वर्ष तक प्रतिदिन दरबार आकर एक कथा सुनानी होगी, जिसमें वह बताएगा कि हिंसा के बिना भी समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जा सकता था। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अकबर ने पूछा, यह कैसी सजा है? बीरबल बोले, यह सजा उसे सोचने, पछताने और सिखाने का अवसर देगी। उसके शब्द, उसकी पीड़ा और उसका अनुभव समाज को नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे। अकबर ने सहमति दे दी। अध्याय 5 कथाएं और समाज। अगले 1 वर्ष तक धरणीधर रोज दरबार आता और एक कहानी सुनाता। एक दिन वह बोला, अगर मैंने गुस्से की जगह बीरबल जैसे धैर्य से काम लिया होता, तो मैं साक्ष्य एकत्र करता, राजा तक पहुंचता और न्याय की गुहार करता। एक अन्य दिन उसने कहा, बेटी को बचाने की भावना सही थी, पर तरीका गलत। अब मैं हर पिता से कहता हूं, भावनाओं में न्याय को मत भूलो। इन कथाओं ने लोगों के मन को छू लिया। अध्याय 6 बीरबल पर संकट। इस सजा को लेकर कुछ दरबारी नाखुश थे। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, बीरबल अब अपराधियों को माफ करने लगा है। यह व्यवस्था के लिए खतरनाक है। अकबर कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, क्या तुमने अपनी चतुराई को दया में बदल दिया है? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, मैं जानता हूं कि दया और मूर्खता में अंतर होता है। मैं मूर्खता नहीं कर रहा, मैं समाज को नया रास्ता दिखा रहा हूं। यदि आप कहें तो मैं दरबार छोड़ दूंगा। अकबर चौंके। नहीं बीरबल, तुम दरबार की आत्मा हो। मैं तुमसे असहमत हो सकता हूं, पर तुमसे अलग नहीं हो सकता। अध्याय 7 अंतिम परीक्षा। 1 वर्ष पूरा हो गया।
धरणीधर की कहानियां लोकप्रिय हो गईं। यहां तक कि युवराज सलीम भी उनकी कहानियां सुनने में रुचि लेने लगे। एक दिन आखिरी कथा के बाद धरणीधर बीरबल के पास आया और बोला, आपने मुझे दोबारा जीवन दिया और मेरी आत्मा को राहत। क्या आप मेरे शब्दों को लिखकर सहेज सकते हैं? बीरबल मुस्कराए, तुम्हारे शब्दों ने तुम्हें बदल दिया, अब समाज को भी बदलेंगे। बीरबल ने उन कथाओं को एक पुस्तक का रूप दिया, शब्दों का मूल्य, और वह पुस्तक अकबर को भेंट की। अकबर ने उस पुस्तक को राज्य के हर विद्यालय में पढ़ाने का आदेश दिया। उपसंहार, शब्दों की शक्ति। यह कहानी केवल एक हत्या के मुकदमे की नहीं थी, बल्कि उस अदृश्य शक्ति की थी जो शब्दों में होती है। बीरबल ने सजा दी, पर न्याय के माध्यम से, न कि प्रतिशोध से। अकबर ने सीखा कि कानून के साथ साथ करुणा भी न्याय का आधार हो सकती है। धरणीधर ने जाना कि क्षमा सबसे बड़ा दंड भी हो सकती है। और दरबारियों ने जाना कि बीरबल केवल चतुर नहीं, गहराई से मानवीय हैं। कहानी से प्राप्त शिक्षाएं। एक, हर अपराध के पीछे एक कहानी होती है, जांच से पहले निर्णय नहीं करना चाहिए। 2, न्याय केवल कानून से नहीं, विवेक और संवेदनशीलता से भी होता है। 3, शब्दों में सजा भी होती है, और शिक्षा भी कैसे उपयोग हो, यह हमारे हाथ में है। 4, बीरबल जैसे चरित्र समाज को केवल उत्तर नहीं, मार्ग दिखाते हैं। कहानी का शीर्षक, सच की छाया। प्रस्तावना। बादशाह अकबर के दरबार में चतुर बीरबल की कहानियां जनवरी से जनवरी में प्रसिद्ध थीं। कभी वे हंसी का कारण बनते, कभी आश्चर्य का, और कभी एक गहरी सोच को जन्म देते। लेकिन यह कहानी उस समय की है जब बीरबल को अपने ही सिद्धांतों की कसौटी पर खरा उतरना पड़ा। मामला था सच और सच की छाया में अंतर का। अध्याय 1, रहस्यमयी शिकायतकर्ता। एक दिन सुबह सुबह जब अकबर ने दरबार लगाया, तभी एक स्त्री रोती हुई दरबार में आई। उसने फर्श पर सिर रखकर बादशाह को सलाम किया और विलाप करने लगी। अकबर, तुम कौन हो और किस कारण दुखी हो? स्त्री, हुजूर, मेरा नाम चंपा है। मैं एक गरीब किसान की बेटी हूं। मेरे पिता पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया है। उन्हें कालकोठरी में डाल दिया गया है। कृपा करके मुझे न्याय दीजिए। अकबर ने तुरंत पहरेदारों से उस किसान को लाने को कहा। कुछ समय बाद एक वृद्ध, दुर्बल और सादे वस्त्रों में व्यक्ति को दरबार में लाया गया। अकबर, कठोर स्वर में, तुम पर चोरी का आरोप है। क्या तुमने चोरी की? किसान, नहीं जहांपनाह, मैंने किसी का कुछ नहीं चुराया। मैं तो खुद मेहनत की रोटी खाता हूं। अकबर, लेकिन शिकायतकर्ता तो शहर का धनाढ्य व्यापारी है, श्री चंद्रनाथ। उन्होंने कहा है कि तुमने उनके घर से सोने का बर्तन चुराया है। किसान गंभीर होकर, हुजूर, मैं तो उस घर के बाहर से कभी गुजरा तक नहीं। अकबर ने दरबार की ओर देखा। क्या इस मामले की कोई जांच हुई है? कोतवाल, हुजूर, चंद्रनाथ ने स्वयं कहा कि उस रात उनके घर केवल 2 लोग गए थे, एक नौकर और यह किसान। नौकर की तलाशी ली गई, पर कुछ नहीं मिला। फिर यह किसान पकड़ा गया। चंद्रनाथ ने गवाह भी दिए हैं। अकबर, क्या कोई सबूत है? कोतवाल, नहीं हुजूर, बर्तन अब तक नहीं मिला। अब अकबर बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल, अब तुम्हारी बुद्धि का समय है। बताओ, क्या यह आदमी दोषी है या नहीं? अध्याय 2, बीरबल की भूमिका। बीरबल ने उस किसान को गौर से देखा। उसकी आंखें थकी हुई थीं, पर झूठ का डर उसमें नहीं था। बीरबल, जहांपनाह, सच्चाई जानने के लिए हमें दोनों पक्षों को सुनना होगा। कृपया श्री चंद्रनाथ को बुलवाया जाए।
कुछ ही समय बाद चंद्रनाथ भव्य वस्त्रों में गहनों से लदे हुए दरबार में आए। अकबर, चंद्रनाथ जी, आपने कहा कि इस किसान ने आपका बर्तन चुराया है। क्या आप निश्चित हैं? चंद्रनाथ जी, हाँ जहांपना। वह बर्तन मेरे परिवार की धरोहर है, उसमें देवी लक्ष्मी की आकृति खुदी हुई है। बहुत मूल्यवान है। बीरबल, शांति से, क्या आपने उस बर्तन को किसी और को दिखाया है? क्या उसके अस्तित्व का कोई गवाह है? चंद्रनाथ हिचकिचाकर, वह तो हमारे घर में ही था, नौकरों ने देखा है। बीरबल मुस्कराए। और वह बर्तन चोरी के बाद कहाँ गया? क्या आपने तलाश की? चंद्रनाथ गुस्से में, बीरबल, आप मेरी बातों पर शक कर रहे हैं? नहीं, बीरबल बोले, मैं केवल सच की छाया ढूंढ रहा हूं। अध्याय 3, सच की छाया। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यदि आप अनुमति दें तो मैं 3 दिन चाहता हूं इस रहस्य को सुलझाने के लिए। अकबर, तुम्हें 3 दिन मिलते हैं, लेकिन अगर तुम इस बार असफल रहे तो इस किसान को दोषी मान लिया जाएगा। बीरबल, स्वीकार है। बीरबल ने सबसे पहले किसान के घर की तलाशी ली, वहां कुछ नहीं मिला। फिर वह चंद्रनाथ के घर गए, जहां एक अत्यंत भव्य पूजा कक्ष था। वहां उन्होंने गौर किया कि एक जगह दीवार के पीछे हल्का उभार है, जैसे कुछ दबाया गया हो। बीरबल ने ध्यान से उस जगह को ठोंक कर देखा, वहां ईंटें खोखली थीं। खोदो इसे, उन्होंने सिपाहियों से कहा। कुछ ही देर में उस दीवार के अंदर से वही सोने का बर्तन निकला, देवी लक्ष्मी की मूर्ति से युक्त। बीरबल मुस्कराए। तो चंद्रनाथ जी, यह बर्तन आपने ही छिपाया। अब बताइए क्यों? चंद्रनाथ सन्न रह गए। कुछ देर मौन रहने के बाद बोले, माफ कीजिए बीरबल, मेरे बेटे ने जुए में कर्ज ले लिया था। मैंने सोचा कि अगर किसी गरीब पर झूठा आरोप लगाऊं और बर्तन खुद छिपा लूं तो लोगों की सहानुभूति मिलेगी और राजा से कुछ सहायता भी। अध्याय 4, न्याय की पुनर्परिभाषा। तीसरे दिन बीरबल दरबार में लौटे और सारा वृत्तांत सुनाया। अकबर, तो चंद्रनाथ ने झूठ बोला और किसान निर्दोष था? बीरबल जी, जहांपना, किसान ने सच बोला, पर उसे दोषी ठहराया गया क्योंकि हम सभी ने सिर्फ सच की छाया देखी थी। अकबर गंभीर होकर, मतलब? बीरबल, कभी कभी परिस्थितियां, आरोप और अमीर व्यक्ति की प्रतिष्ठा सच्चाई की झूठी छाया बन जाती है। लोग उसी को सच मान लेते हैं। हम उस छाया में आंख मूंदकर विश्वास कर लेते हैं, जबकि असली सच एक कोने में पड़ा रहता है। अकबर स्वीकृति में सिर हिलाते हुए, सच की छाया, यह विचार गहरा है। अध्याय 5, परिणाम और दंड। अकबर ने आदेश दिया, चंद्रनाथ से जुर्माने के रूप में पूरा सोना जब्त किया जाएगा। किसान को मानहानि के लिए मुआवजा दिया जाएगा। चंद्रनाथ के बेटे को भी सुधारगृह भेजा जाएगा। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बीरबल ने मेरा जीवन बचा लिया। मैं चाहता हूं कि वह मेरे गांव आएं और सभी को यह सीख दें। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं अवश्य आऊंगा और सबको बताऊंगा कि सच की छाया से हमेशा सावधान रहना चाहिए। अध्याय 6, गांव की सभा। बीरबल कुछ दिन बाद किसान के गांव पहुंचे। वहां उन्होंने सभा बुलाई और ग्रामीणों से कहा, अगर कोई तुम्हें दोषी ठहराए तो चुप मत रहो। अपने हक के लिए आवाज उठाओ। और सबसे जरूरी बात, दूसरों को दोषी मानने से पहले सोचो, जांच करो और फिर निर्णय करो। एक वृद्ध ने कहा, बीरबल, आप सच में इंसाफ के दीपक हैं। बीरबल बोले, मैं दीपक नहीं, केवल एक बाती हूं। असली तेल तो सच्चाई है, वह सबके भीतर होती है।
उपसंहार। इस घटना के बाद दरबार में यह कहावत चल पड़ी, बीरबल से झूठ नहीं छुपता और सच्चाई की छाया भी उससे नहीं बचती। अकबर ने बीरबल से एक दिन कहा, तुम्हारी समझदारी हमें हमारी आंखों के दोष दिखाती है। तुम्हें देखकर लगता है कि सच्चाई को देखने के लिए आंखें नहीं, विवेक चाहिए। बीरबल हंसे और बोले, जहां पनाह आंखें केवल दृश्य दिखाती हैं, विवेक ही निर्णय करता है कि वह दृश्य क्या है, सच या केवल उसकी छाया। कहानी से सीख। एक, सच्चाई की गहराई तक पहुंचना आवश्यक है। 2, केवल परिस्थिति या प्रतिष्ठा के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। 3, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलना चाहिए। 4, सच की छाया कभी कभी असली सच्चाई को ढक देती है, विवेक ही उसे उजागर कर सकता है। 5, बीरबल जैसे न्यायप्रिय और बुद्धिमान व्यक्ति समाज की रीढ़ होते हैं। कहानी का शीर्षक, बीरबल की न्यायसभा। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा विद्वानों, कलाकारों और नीतिज्ञों से भरा रहता था। इनमें बीरबल अपनी चतुराई, न्यायप्रियता और व्यंग्यात्मक बुद्धिमत्ता के लिए सबसे प्रसिद्ध थे। पर एक दिन ऐसा विवाद आया कि अकबर को स्वयं भी शक हुआ कि क्या बीरबल इस बार कोई उपाय निकाल पाएंगे या नहीं। अध्याय 1, शाही शिकायती पेटी। अकबर दरबार में एक नवीन परंपरा शुरू करना चाहते थे, एक शिकायती पेटी जहां आम लोग अपनी समस्याएं गुप्त रूप से रख सकें। एक सप्ताह में सैकड़ों शिकायती पत्र आए। अधिकतर सामान्य प्रशासनिक समस्याएं थीं, जिन्हें मंत्री सुलझा सकते थे। परंतु एक पत्र ने दरबार को हिला दिया। बादशाह सलामत, आपके राज्य का एक अमीर जमींदार रात में गरीबों की जमीन हड़प रहा है। वह आपके नाम का झूठा इस्तेमाल कर रहा है। यदि समय रहते न्याय नहीं मिला तो कई किसान आत्महत्या कर लेंगे। एक पीड़ित। अकबर ने तत्काल कोतवाल को बुलाया और कहा, पता लगाओ किस जमींदार की बात हो रही है। पर पत्र गुमनाम था और उसमें न स्थान लिखा था न समय। बादशाह उलझन में थे। अध्याय 2, बीरबल की पहली जांच। बीरबल को पत्र सौंपा गया। अकबर, बीरबल, तुम ही इस गुत्थी को सुलझा सकते हो। बीरबल मुस्कराते हुए, जहां पनाह, यह गुत्थी नहीं, आपकी प्रजा की पुकार है। मैं इसका उत्तर अवश्य ढूंढूंगा। बीरबल ने दरबारियों से पूछताछ शुरू की। अंततः उन्हें खबर मिली कि आगरा के दक्षिणी गांव नवरसपुर में पिछले कुछ महीनों में कई किसान बेघर हो चुके हैं। वे वेश बदलकर एक पुराना साधु बनकर गांव गए। अध्याय 3, किसान का क्रंदन। गांव में बीरबल ने देखा कि लोग डरे हुए थे, आपस में फुसफुसाकर बातें करते थे। एक रात को एक बूढ़ा किसान रघुनाथ चुपके से उनके पास आया। रघुनाथ कांपते स्वर में, महाराज, आपने सच्चे साधु का रूप लिया है, हमें बचा लीजिए। वह जमींदार हरिदास रात को दस्तावेज लेकर आता है और हमारी जमीनें हड़प लेता है। बीरबल, क्या तुमने दरबार में शिकायत की? रघुनाथ, हमने की थी साहब, पर हरिदास के पास एक मुहर लगी चिट्ठी है जिसमें लिखा है कि यह जमीन बादशाह के आदेश से दी गई है। बीरबल, क्या वह चिट्ठी तुमने देखी है? रघुनाथ, हाँ, पर वह चिट्ठी हर बार अलग लगती है। कभी एक नाम लिखा होता है, कभी दूसरा। अब बीरबल समझ चुके थे, मामला जालसाजी का है। अध्याय 4, नकली फरमान। बीरबल ने हरिदास से मिलने की योजना बनाई। वे उसी साधु के वेश में हरिदास के हवेली पहुंचे और बोले, महाराज हरिदास, मुझे एक सपना आया है कि आपके नाम का सोना जमीन से निकलेगा। क्या आप मेरी मदद करेंगे? हरिदास ने पहले शक से देखा, फिर पूछा,
तुम कौन हो? बीरबल, एक योगी जो भविष्य देखता है। आप बहुत धनवान हैं, पर और अधिक आना है। हरिदास खुश हुआ और बीरबल को अपने कागजों का भंडार दिखाया। वहां बीरबल ने देखा लगभग 15 ऐसे फरमान रखे थे जिन पर अकबर की नकली मुहर लगी थी। बीरबल ने एक चतुराई से एक पत्र चुरा लिया। अध्याय 5 दरबार में आरोप। बीरबल वापस दरबार आए और फरमान अकबर के सामने रखा। अकबर चौंकते हुए, यह तो मेरी हस्ताक्षर की नकल है। देखो, यह मुहर असली नहीं है। बीरबल, जहांपनाह, यही चिट्ठियां किसानों की जमीन निगल रही हैं। अब बताइए, क्या इस अपराधी को खुलेआम बुलाकर सजा दी जाए या उसकी पोल जनता के सामने खोली जाए? अकबर, हम जनता के सामने न्याय करेंगे। इस बार बीरबल की न्यायसभा लगाई जाए और जनता को बुलाया जाए। अध्याय 6 बीरबल की न्यायसभा। बीरबल ने महल के सामने एक विशाल चबूतरे पर दरबार लगाया। वहां हजारों लोग इकट्ठा हुए। हरिदास को बुलाया गया। वह शाही बुलावे से घबराया नहीं, बल्कि अभिमान से आया। बीरबल कठोर स्वर में, हरिदास, क्या तुमने किसानों की जमीन खरीदी है? हरिदास, जी हां। मैं बादशाह के आदेश से काम कर रहा हूं। बीरबल, क्या प्रमाण है? हरिदास ने वही चिट्ठी दिखाई जिसे बीरबल पहले ही देख चुके थे। बीरबल, लाओ, इसे पढ़ा जाए। जो ही फरमान पढ़ा गया, बीरबल ने मुहर पर पानी डाला और मुहर की स्याही बह गई। बीरबल, यह नकली है। हरिदास, घबरा कर नहीं, यह तो असली है। मैंने दिल्ली से प्राप्त किया है। बीरबल, इतने फरमान दिल्ली से क्यों आए? और इतने सारे नामों से? क्या तुम्हें नहीं लगा कि कोई चाल है? हरिदास, अब चुप। अब बीरबल ने जनता से पूछा, तो क्या इस आदमी ने तुम्हारी जमीन हड़पी? हजारों किसानों ने एक स्वर में उत्तर दिया, हाँ। अध्याय 7 सजा और समाधान। अकबर स्वयं मंच पर आए। अकबर, हरिदास, तुमने मेरी प्रजा के साथ धोखा किया और मेरे नाम का दुरुपयोग किया। यह राजद्रोह है। हरिदास के महल, जमीन, धन सब जब्त किए गए। उसे कालकोठरी में डाल दिया गया। बीरबल ने फिर घोषणा की, 1 किसानों को उनकी जमीनें लौटाई जाएंगी। 2 यदि कोई जमीन किसी कारण से लौटाई नहीं जा सकती तो उन्हें वैकल्पिक जमीन और मुआवजा दिया जाएगा। 3 भविष्य में किसी भी राजकीय आदेश की प्रतिलिपि बीरबल की अनुमति से ही मान्य होगी। अध्याय 8 बीरबल और समाज। इस घटना के बाद बीरबल ने 1 सप्ताह गांवों का दौरा किया। वह हर पंचायत में गए, हर पीड़ित से मिले। उन्होंने एक बात बार बार दोहराई, कानून का डर अच्छा है, पर न्याय का भरोसा जरूरी है। उन्होंने गांवों में एक ग्राम पंचायत न्याय बही बनवाई जिसमें हर दस्तावेज की प्रतिलिपि रखी जाती। उपसंहार। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कौन सा सत्य सबसे कठिन होता है? बीरबल, वह सत्य जो शक्तिशाली के खिलाफ खड़ा हो। अकबर, और सबसे आसान झूठ? बीरबल, वह जो किसी गरीब के खिलाफ बोला जाए क्योंकि लोग उसे सहजता से मान लेते हैं। अकबर, तुम्हारी यह न्यायसभा इतिहास में दर्ज होनी चाहिए। बीरबल, जहांपनाह, इतिहास नहीं, समाज के दिल में दर्ज हो, वही मेरा लक्ष्य है। कहानी से सीख। न्याय में तर्क और विवेक दोनों आवश्यक हैं। राज्य को जनता के हित में संवेदनशील और सतर्क होना चाहिए। झूठ चाहे जितना सजाया जाए, सत्य की अग्नि में जल ही जाता है। प्रजा की आवाज को अनसुना करना सबसे बड़ा अपराध है।